अपने प्रश्नों पर विचार करें। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो ही पूछ डाला। बातचीत के बाद आपने जो भी प्रश्न पूछे वो अगली बार जब आपकी बातचीत होगी उसमें आपको मदद करेगा। तो जब कभी भी बातचीत के दौरान भी आपने कुछ प्रश्न पूछे, पहले तो पूछने से पहले ही सोच विचार कर पूछें, और पूछ लिए तो उसके बाद, उस बातचीत के बाद आत्म मंथन करिए कि आपने सही सवाल पूछा था या नहीं, क्योंकि जो जवाब आपको मिला वो आपको बता देगा कि आपका सवाल उचित था या अनुचित था। तो आपको जो जितनी भी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं उन प्रतिक्रियाओं के अनुसार अपने सवाल को चेक करें कि वो सही सवाल था या गलत सवाल था। आपको लगता है कि आपका पूछा गया सवाल थोड़ा गलत था, आपको ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, तो अगली बार जब किसी से बातचीत हो तो उसमें सुधार करें। यही सुधार का तरीका है जब आप प्रतिक्रियाएं प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ जब आप आत्ममंथन करते हैं। विचार करें कि आपके प्रश्न आपके संचार लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितने प्रभावी थे। कोई लॉजिक था ना, कोई कारण था कि हमें सवाल पूछने थे, कोई जानकारी प्राप्त करनी थी, कुछ ना कुछ हमारी नॉलेज बढ़नी चाहिए थी, कुछ बातों पे, कुछ विषयों पे स्पष्टता आनी चाहिए थी। इन सब चीज़ों को आप प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए, उस संचार के बाद, उस कम्युनिकेशन, उस बातचीत के बाद आपको इस पर गहन विचार करना चाहिए और भविष्य की जो भी बातचीत है उसमें उसी के अनुसार सुधार लाना चाहिए। खुले और आम सवाल, ये सवाल विस्तृत जवाब देने की अनुमति देते हैं। खुले सवाल, ओपन एंडेड, बताया था ना आपको, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस विस्तृत जानकारी देते हैं। और आम सवाल मतलब जिनके बारे में कोई भी बात करना पसंद करे या जिनके बारे में कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार हो, ऐसे सवाल भी आपको पूछने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ताकि लोगों का दृष्टिकोण आप जान पाएं, उनकी राय क्या है किसी भी आम टॉपिक पे, एक आम विषय पे उनकी राय आपको जानने को मिलेगी। तो इससे आपको व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी मिलेगी, तभी आप कुछ जटिल सवाल आगे पूछ पाएंगे। जरूरत होने पर, जरूरी हो तभी पूछिएगा। आमतौर पर खुले या ओपन एंडेड सवाल जो हैं उनकी शुरुआत जो होती है वो क्या, कैसे, क्यों, इनसे जुड़ी होती है। जैसे क्या हालचाल है आपके, तो अब उस सामने वाला अपने बारे में कुछ बताएगा, इसका जवाब हाँ या नहीं हो सकता, तो उसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों नहीं दिखे आप इतने दिन से, कहां थे आप इतने दिन तक। तो इस तरीके के जब हम सवाल पूछते हैं तो ये ओपन एंडेड सवाल होते हैं जिसका जवाब देने के लिए सामने वाला मजबूर होता है, और जब वो जवाब देते हैं तो इससे बातचीत आगे बढ़ती है। तो ये एक अच्छा तरीका है सवाल पूछने का। कई बार हम ऐसा भी पूछ लेते हैं, मुझे बताइए इतने दिनों से क्या चल रहा था, या इतने दिनों से इस बारे में बताइए, या इस विषय के बारे में मुझे कुछ बताइए। तो आप जब कुछ जानकारी लेने के लिए सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं, क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं, तो ये जो सवाल आपने पूछा उसमें उसको कुछ बोलना ही पड़ेगा। ये होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। उदाहरण के तौर पे, नए प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या विचार है, ये जैसा मैंने उदाहरण यहां लिया है, तो अब उसको अपने विचार साझा करने पड़ेंगे। नए प्रोजेक्ट के बारे में वो जो भी सोचता है वो बताना पड़ेगा, तो इससे बातचीत आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की बात करें, ऐसे सवाल जिनको हम कह सकते हैं बंद अंत वाले सवाल, मतलब बातचीत बंद हो जाती है इसके आगे। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा जिसका जवाब सामने वाला हां या ना में देगा। अब अगर आप हां या ना में जवाब आपको मिल गया तो बातचीत वहीं रुक गई, वो सामने वाला जवाब देके फ्री हो गया। अब ऐसी स्थिति में आपको बातचीत आगे बढ़ाने के लिए फिर नए सवाल पूछने पड़ेंगे। तो कोशिश करिए कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन से बचें अगर आप बातचीत को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हमेशा बुरे होते हैं। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस अच्छे होते हैं उस जगह पर जब आप स्वयं भी बातचीत को ज्यादा लंबा खींचने की इच्छा नहीं रखते, आप भी हां या ना में जवाब सुन के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, क्लोज्ड एंडेड सवाल भी अच्छे हैं, लेकिन बातचीत अगर आगे बढ़ानी है तो ओपन एंडेड सवाल जिसको जवाब देने के लिए सामने वाले को अपनी सहभागिता दिखानी पड़े, करनी ही पड़े, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। जब कभी भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई समझ आप लेना चाहते हैं, कोई एक समझ की पुष्टि आप करना चाहते हैं, तो ऐसे समय पे हम सीधी सीधी बात जानकारी लेना चाहते हैं, तो ऐसे समय पे हम क्लोज एंडेड सवाल पूछते हैं। उदाहरण के तौर पे, क्या आपको वो ईमेल मिला जो मैंने कल भेजा था? तो अब मुझे सिर्फ यही जानना था कि ईमेल सामने वाले को मिला कि नहीं मिला। ऐसी स्थिति में जवाब हाँ या ना होगा और हमारा काम हो गया। तो ये सवाल कब पूछना है? जब आपको टू द पॉइंट जानकारी चाहिए और आपको बात को आगे बढ़ाने की कोई खास इच्छा न हो। कुछ सवाल होते हैं जिनको हम बोलते हैं जांच करने वाले प्रश्न, मतलब प्रॉबिंग क्वेश्चंस।
ये विषय को ज्यादा गहराई से जब कभी हमें जानना होता है तब ये सवाल पूछे जाते हैं। जांच करने वाले प्रश्नों का उपयोग किसी विषय को अधिक गहराई से जानने या अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ये जो सवाल हैं ये किस तरह के होते हैं? क्या आप देखिए ध्यान से, क्या आप उस बिंदु पर विस्तार से बता सकते हैं? तो अब आपने गहराई से जानकारी लेना चाहते हैं तो आपने सीधा सीधा सवाल यही किया कि क्या आप मुझे इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं, क्या आप डिटेल से मुझे समझा सकते हैं? तो अब आपको पूर्ण जानकारी या ज्यादा जानकारी एकत्रित करनी थी, इसलिए इस तरह के सवाल को पूछा जाता है। फिर क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, मतलब स्पष्टीकरण प्रश्न। किसी भी विषय पे, किसी भी जानकारी पे हमें अगर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, हमें चाहिए कि आप मुझे बताइए ये ऐसा सही है कि गलत है, तो जब कभी हमें स्पष्टीकरण चाहिए तो इन प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, जो कही गई बात के स्पष्टीकरण या पुष्टि की मांग करके आपसी समझ सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। अगर मैं इस तरह के किसी प्रश्न का उदाहरण आपसे लूं तो यह होगा, क्या आप कृपया इस अवधारणा को फिर से समझा सकते हैं? तो यहां पर हमें उस सामने वाले की कोई धारणा है, कोई उसकी सोच है, उस सोच को हम फिर से पूछना चाह रहे हैं कि भाई क्या तुम्हारी यही सोच है? मेरी जानकारी में है कि तुम ऐसा सोचते हो। तो आपने सवाल पूछा, क्या आप मुझे इस धारणा के बारे में, इस सोच के बारे में डिटेल में बता सकते हैं या फिर से बता सकते हैं? तो आपके सवाल ने उस धारणा की पुष्टि करने का काम किया। इसी प्रकार कुछ सवाल होते हैं जो प्रमुख प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो किसी खास बात के लिए पूछे जाते हैं, किसी खास बात पर जब आपको सुझाव प्राप्त करना होता है तब ये सवाल पूछे जाते हैं। ये जो उत्तरदाता का दृष्टिकोण को प्रभावित करने का अगर आपको कोई काम करना है, कि जो सामने उत्तर दे रहा है उसकी सोच जो है उस पर आपको कोई प्रभाव डालना है, तो इस तरह के लीडिंग क्वेश्चन, प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के प्रश्न होते हैं ये? इनका उपयोग बातचीत को एक निश्चित दिशा में निर्देशित करने के लिए किया जाता है। आप चाहते हैं कि मेरी कोई सोच है, अब मेरी वो सोच सही है, गलत है, या किसी विषय पे मैं कुछ सही सोचता हूं या गलत सोचता हूं, सकारात्मक या नकारात्मक, मेरी जो भी सोच है, उस निर्णय को अगर आप थोड़ा बदलना चाहते हैं या उस निर्णय के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो ये प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि नई नीति से सभी को लाभ होगा? अब मान लीजिए मेरी किसी नई नीति आई है सरकार की और इसके प्रति मेरी नकारात्मक सोच है, तो मेरी उस सोच को बदलने के लिए सवाल पूछा जा सकता है, क्या आप सहमत नहीं है इस बात से? तो अब मुझे सोचना पड़ेगा, मैं सहमत, अब अगर मेरी नकारात्मक सोच है तो मैं सहमत नहीं हूं, पर मुझे उसके लिए कारण बताना पड़ेगा। अब अगर मेरे पास कारण ही नहीं है तो फिर मुझे मेरी सोच बदलनी पड़ेगी। तो इस तरह के सवाल सामने वाले की सोच बदलने में भी मददगार साबित होते हैं। फिर सवाल आते हैं जो अलंकारिक प्रश्न कहलाते हैं। अलंकारिक प्रश्नों का मतलब क्या है? जब हम किसी बात पर जोर देने के लिए कोई सवाल पूछते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा किए। अगर मैं साधारण शब्दों में आपको इसको समझाऊं तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, क्या यह समय सही नहीं है कि हम जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करें? क्या इस समय हमको जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो हमने एक जोर दिया, आप कहेंगे बिल्कुल करनी चाहिए, इतने बुरे हालात हैं, जलवायु की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है, पानी की क्वालिटी गिरती जा रही है, हवा की क्वालिटी गिरती जा रही है। तो ऐसे समय पे हमें यहाँ कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जलवायु के बारे में। तो ऐसा जोर देने के लिए हम करते हैं। इनका उपयोग अक्सर किसी बात को स्पष्ट करने या दर्शकों को चिंतन में शामिल करने के लिए, उनका जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस को उत्तेजना देने के लिए, उसको उजागर करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? तो अब इससे सामने वाले को लगता है कि नहीं, मुझे कुछ बताना पड़ेगा। फिर सवाल आते हैं जिनको बोलते हैं हम चिंतनशील प्रश्न। चिंतनशील प्रश्न क्या है? ये दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को या अपने अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसको कह सकते हैं आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे सामने वाला मजबूर हो जाए कि उसको अपनी ही सोच के बारे में कुछ फिर से पुनर्विचार करना पड़े। जब इस तरह के सवाल हमारे सामने होते हैं तो वो कैसे होते हैं देखिएगा। आपको क्या लगता है कि आप अगली बार उस स्थिति को अलग तरीके से कैसे संभाल सकते हैं? मान लीजिए किसी परिस्थिति में एक व्यक्ति विशेष ने अपने स्वभाव के अनुसार या अपनी जानकारी के अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार उसने कोई प्रतिक्रिया दी।
वो प्रतिक्रिया उचित नहीं थी। अब आप उसकी प्रतिक्रिया को बदलना चाहते हैं या उसको चाहते हैं कि वो एक आत्मनिरीक्षण करे जो भी उसने किया उस बारे में, तो आप उससे सवाल कैसा पूछ रहे हैं? बताइए, अगर अगली बार भी ऐसी स्थिति हो तो वो अलग तरीका क्या हो सकता है जिससे आप इस स्थिति को संभालेंगे? तो अब उसको आत्मनिरीक्षण करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है नए तरीके के बारे में, उसको अपनी सोच को अलग दिशा में ले जाना पड़ रहा है। और इस तरह के सवाल पूछने से हमें मदद मिलती है कि हम सामने वाले को अपने विचार बदलने पर मजबूर करें। मजबूर ना बोलूं तो हम उसको विचार बदलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये कम्युनिकेशन का वो स्टाइल है जब आपकी जो पूरा संचार है, आप अगर ये चीज़ें सीख जाएंगे तो संचार को अपने हक में, अपने फेवर में कर पाएंगे। फिर आते हैं काल्पनिक प्रश्न, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जो सच्चाई से थोड़ी दूर हैं, थोड़ी अलग तरह की संभावनाओं को खोजने में आपकी मदद करते हैं। तो काल्पनिक प्रश्न संभावनाओं या संभावित परिणामों का पता लगाने के लिए एक काल्पनिक परिदृश्य या स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जो चीज अभी हुई नहीं है लेकिन अपन पूछते हैं ना, अगर ऐसा हो जाए तो बताइए फिर आप क्या करेंगे। तो ये कल्पना आपने उसको दिए सामने वाले को कि वो इस बारे में सोचे और उसके बाद फिर अपना उत्तर दे। जैसे कि अगर आप कल लॉटरी जीत गए तो आप उस पैसे का क्या करने वाले हैं। तो ये कहां काम आते हैं, इन सवालों को क्यों पूछा जाता है? इनका उपयोग ना आलोचनात्मक सोच या समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आने वाले समय में अगर कोई इस तरह की समस्या आई तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका हल क्या हो सकता है। ऐसे सवाल जब हम लोगों से पूछते हैं जहां पे कल्पना निहित होती है, कल्पना उसमें समाहित होती है, सोचना पड़ता है लोगों को कुछ अलग परिदृश्य में जाके, तो इससे हमें आने वाले समय के कई जटिल समस्याओं का समाधान मिल सकता है। फिर आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका जवाब एक फिक्स जवाब नहीं होता, एक से ज्यादा जवाब संभव हो सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न विकल्पों का एक सेट प्रस्तुत करते हैं जिसमें से उत्तरदाता को सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना होता है। कई बार तो एक ही उपयुक्त उत्तर होता है, 3 जानबूझकर गलत उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं, उत्तर जो उसको चुनने के लिए दिए गए उनमें से एक ही उपयुक्त है। कई बार ऐसा होता है कि चारों ही थोड़े थोड़े ठीक हैं, 4 अगर जैसे एक MCQ सवाल होता है ना, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो चारों में से सभी थोड़े थोड़े ठीक हैं लेकिन सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि इनका फायदा क्या है, इनका उपयोग आमतौर पर सर्वेक्षण, आकलन या क्विज में ज्ञान या राय को मापने के लिए किया जाता है। अब अगर आप एक सर्वे कर रहे हैं मार्केट में और आप पूछना चाहते हैं लोगों से किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए इसी के बारे में, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या इससे आपको, अगर आप इस तरह का रिमोट यूज़ करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा या इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है या ज़रूरत हो भी सकती है। तो अब व्यक्ति विशेष अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका जवाब देगा दिए गए विकल्पों में से। एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण जिसको हम बोलते हैं, निम्न में से कौन सा हमारी सेवा के साथ आपकी संतुष्टि के स्तर का सबसे अच्छा वर्णन। आपने देखा होगा फीडबैक लेते हैं कई बार किसी कंपनी के लोग, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आप 1 से 10 में मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है। तो सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको अलग अलग उत्तरों में से, अलग अलग विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर को चुनना पड़ता है। जैसे कि मैं संतुष्ट हूं, बहुत संतुष्ट हूं, मैं असंतुष्ट हूं या पूर्णतया असंतुष्ट हूं। समझ गया मेरी बात को? इसी प्रकार एक सवाल होता है जिसको हम बोलते हैं अनुक्रमिक सवाल, सिक्वेंशियल क्वेश्चन। अनुक्रमिक प्रश्न तार्किक क्रम में, जो आप लॉजिकल वे में आप किसी से एक बात कर रहे थे, फिर एक लॉजिक आया, फिर उसने कोई बात रखी, फिर दूसरी बात रखी गई, फिर तीसरी बात, तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो सवाल पूछे जाते हैं जो किसी विषय को गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर आधारित होते हैं। हर सवाल पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के सवालों को हम अनुक्रमिक सवाल बोलते हैं। ये बातचीत को एक सही दिशा में लेके जाते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी बात हो रही है वो उपयोगी हो और सारे पहलुओं पर हम बात कर पाए। इसीलिए एक के बाद एक इतने सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि हर जानकारी मिल सके, हर पहलू पे बात की जा सके। फिर अगर मैं उदाहरण इसका लूं तो सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं कि आपको किस समस्या का सामना करना पड़ा, फिर मुझे बताएं कि आपने इसे हल करने के लिए क्या कदम उठाए। तो पहला सवाल तो क्या हो गया, समस्या बताओ।
फिर समस्या जब बता दी तो साथ के साथ ही दूसरा सवाल भी साथ ही में हमने जोड़ दिया कि बताइए फिर आपने इसको, इस समस्या को जो आपने जिसका सामना करना पड़ा, इसका हल किस प्रकार निकाला। तो अब उसको पहले समस्या क्या उसने सामना किया, उसे कैसी समस्या मिली, और फिर उसने उस समस्या का समाधान कैसे किया, इन दोनों सवालों का जवाब देना पड़ा। तो ये एक के बाद एक जुड़े हुए सवाल हैं। इसमें अगर मैं तीसरा सवाल पूछूं तो पूछ सकता हूं कि अगर मैं आपको इस परिस्थिति में ये मदद मिल जाती तो आप काम कैसे करते। तो ये तीसरा सवाल हो गया। तो ये एक से एक जुड़े हुए सवाल हैं। तो अभी तक हमने अलग अलग तरह के सवालों के बारे में, कौन सा सवाल किस प्रकार का होता है और उसको पूछने का जो कारण है वो कारण समझा। अब हम समझेंगे कि सवाल बनाते वक्त या सवाल पूछते वक्त जब आप अपने मन में सवाल तैयार करें, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपका सवाल स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, टू द पॉइंट सवाल पूछिए। सुनिश्चित करिए कि आपके सवाल से वो बात सामने वाला जवाब के तौर पे दे जो आप सुनना चाहते हैं। तो स्पष्ट सवाल पूछें। उसके बाद आप जब कभी भी सवाल पूछें तो अत्यधिक जटिल भाषा या जटिल वाक्य इनका उपयोग करने से बचिए। ऐसी चीज पूछने से या इस अंदाज में, इस भाषा में पूछने से बचिए कि सामने वाला सवाल भी ढंग से ना समझ पाए। तो कोशिश करिए आप सामने वाले को भ्रमित न करें, उसको स्पष्ट तौर पर यह बता पाएं कि आप क्या जानना चाहते हैं और उसे किस बात का जवाब देना है। फिर तटस्थ भाषा का प्रयोग करें। मतलब आपकी भाषा गोलमोल नहीं होनी चाहिए कि आप जानना भी चाह रहे हैं, नहीं भी जानना चाह रहे हैं, जानकारी लेना भी चाह रहे हैं, पर दे दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है। इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए, तटस्थ भाषा होनी चाहिए। ऐसी भाषा में जब आप प्रश्न पूछते हैं तो पक्षपात को रोकने में मदद मिलती है। टू द पॉइंट आपने पूछा, कोई इसमें किसी का फेवर आप नहीं ले रहे हैं, किसी का साइड आप नहीं ले रहे हैं, पक्षपात नहीं कर रहे हैं। सुनिश्चित होता है कि उत्तरदाता ईमानदार और निष्पक्ष प्रतिक्रिया देने में सहज महसूस करे। आपकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो, साथ ही साथ तटस्थ हो, टू द पॉइंट आपको अपनी बात करनी चाहिए, न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए। सुनिश्चित करिए कि आप ऐसी भाषा में सवाल ना पूछें जिससे कि जवाब देने वाला, जो आपका उत्तरदाता है, उसके जवाब पर प्रभाव पड़े। ऐसा प्रभाव कि आपको टू द पॉइंट ऑनेस्ट आंसर, ईमानदार जवाब न मिले, उस जवाब में कुछ बदलाव हो जाए आपके सवाल पूछने की वजह से, क्योंकि आपका सवाल इस अंदाज में पूछा गया जैसे लग रहा है कि जवाब दोगे तो आप दोष मढ़ रहे हो, किसी पे उस पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो जवाब देने से बचेगा, फिर आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक रहिए, डायरेक्ट रहिए, मतलब स्पष्ट और सीधे रहिए, गोल गोल घुमाने से बचिए। अस्पष्ट या संदिग्ध प्रश्नों से बचिए जो कि भ्रम पैदा करते हो। इसी के साथ साथ दोहरे बैरल वाले प्रश्नों से बचिए। क्या होता है ये डबल बैरल क्वेश्चंस? जब एक ही सवाल में दूसरा सवाल भी हो, उसमें तीसरा सवाल भी हो, मतलब एक से ज्यादा सवाल एक साथ अगर आप पूछेंगे तो सामने वाला किसी एक बात का तो जवाब उचित दे पाएगा और हो सकता है दूसरी बात का जवाब वो इतने अच्छे से न दे पाए। तो कोशिश करिए आप विषय विशेष पर जो भी सवाल पूछ रहे हैं, प्रत्येक विशिष्ट विषय पर, मुद्दे पर वो अलग अलग प्रश्न पूछें, इन सबको एक साथ मिक्स मत करिए। संदर्भ और श्रोताओं पर विचार कर कर ही आप अपने प्रश्न बनाइए। आप किससे प्रश्न पूछने जा रहे हैं ये आपके मन में होना चाहिए पहले से। तो अपने प्रश्नों को उस विशिष्ट संदर्भ, जो भी टॉपिक है, जो भी कारण है कि आप सवाल किस कारण के लिए पूछ रहे हैं और किससे पूछ रहे हैं, जो भी आपके श्रोता हैं उनके अनुसार तैयार करिए जिन्हें आप संबोधित कर रहे हैं। अगर आपको सवाल पूछना है और एक ही तरह का सवाल आप हर तरह के व्यक्ति से पूछेंगे तो आपको जवाब कभी भी सही नहीं मिल पाएगा। जो भी प्रासंगिकता है, जो भी आपका कह सकते हैं जिस कारण से आप बात करना चाह रहे हैं, वहां तक पहुंच सुनिश्चित हो जाए, उस जगह तक आपका बात चली जाए। इसके लिए प्रश्न बनाते समय सांस्कृतिक मानदंडों का ध्यान रखिए, सम्मान पूर्वक रखिए। भाषा जो है उसमें भी आप थोड़ा बदलाव कर सकते हैं और जो भी आपका पूर्व ज्ञान है उस बारे में, उस ज्ञान के अनुसार अपना सवाल पूछिए। समझ रहे हैं? आपको भी सवाल पूछते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि इस सवाल का जवाब आप क्या सोचते हैं, उसके अनुसार ही आपको अपना सवाल पूछना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से वही सवाल का जवाब वही एक्सपेक्ट करें, वही जवाब आप सोच रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको भी तो सवाल का कुछ जवाब पता है, उसके अनुसार सवाल को और बेहतर बनाइए ताकि जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त की जा सके। मैंने आपको पहले भी बताया,
ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, इससे बातचीत आगे बढ़ती है, आपको सामने वाले का जो विचार है वो समझने का मौका मिलता है, उसका दृष्टिकोण आपको पता चलता है और आपके और उसके बीच में एक अच्छा जुड़ाव होता है। जैसा मैंने आपको बताया, वो सारे क्वेश्चंस जो ओपन एंडेड होते हैं वो क्या, कैसे और क्यों जैसे चीज़ों से जुड़े होते हैं। तो ऐसे समय पे आप जब सवाल बना रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करिए, जिससे कि सामने वाले को आप उत्साहित कर सके, उसे प्रेरणा दे सकें कि वो जवाब दे। तो ये शब्द इस्तेमाल में लीजिए। चिंतन और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करें। जब कभी भी आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपके सवाल पूछने के तरीके में आप इस तरह से उस सवाल को बनाइए। सवाल पूछने का तरीका ऐसा होना चाहिए, उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, उसमें शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाले को चिंतन करने पे मजबूर करें, ताकि वो सोच के ही जवाब दे। वो ऐसे ही रैंडम बेतरतीब से आपको जवाब न दे दे कि चलते फिरते उसने भी कहा कि ठीक है पूछा तो मैं बता देता हूं। कुछ भी ना बताए, आपको सोच समझ के बताए, अच्छी तरीके से आपको पूरा क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, गहरे चिंतन मंथन के साथ वो आपको जवाब दे, भले उसके लिए वो समय ले। और मैंने पहले भी बताया, उसे समय दीजिए अपना जवाब देने के लिए। हड़बड़ाहट में मत रहिए, धैर्य रखिए। गहन आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए चिंतनशील भाषा और संकेतों का उपयोग करिए। कोशिश करिए कि आपकी भाषा सवाल की ऐसी हो जो बात को गहराई तक लेकर जाए, सामने वाले को सोचने पर मजबूर करे। जब कभी भी आप सवाल पूछ रहे हैं तो कोशिश करिए सवाल बनाते वक्त जटिलता और सुगमता में संतुलन बनाए रखें। सवाल कभी कभी जटिल हो सकता है विषय के अनुसार, लेकिन फिर भी पूछने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जटिल सवाल को भी आसानी से पूछा जा सके और सामने वाला जवाब देने के लिए तैयार हो। हमें सामने वाले की मानसिकता के अनुसार अपनी भाषा का चयन करना होगा, पूछने के तरीके का चयन करना होगा। तो प्रश्नों की जटिलता और उत्तरदाता की उन्हें समझने की जो क्षमता है, उसके अनुसार ही आपको सवाल पूछना है। वो संतुलन आपको हमेशा बनाए रखना है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी हर एक बात अच्छे से समझ में आ रही है। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरदाता को अत्यधिक जटिल प्रश्नों से परेशान मत करिए, वो फिर आपके प्रश्नों का जवाब देने से बचेगा। लेकिन जटिल विषयों पर जब भी आपको बात करनी है तो सरल तरीके से सवाल पूछिए। विषय जटिल है, बहुत गहराई वाली बात कर रहे हैं आप, किसी गहरी बात पे आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसे बड़े आराम से सटीक शब्दों में, सरल शब्दों में पूछिए। जब आप सवाल बना रहे हैं तो संवेदनशील और सम्मानजनक बनिए। सवाल पूछने का मतलब यह नहीं है कि आप कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो गए और सामने वाला आदमी अपराधी है। इस भाव से सवाल मत पूछिए। हमेशा संवेदनशील रहिए। कोशिश करिए कि आप सामने वाले व्यक्ति से सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन आप उसके सम्मान को ठेस न पहुंचाएं। तो सम्मानजनक तरीके से सवाल पूछिए। साझा करने के लिए एक सहायक और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए गैर निर्णयात्मक और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से प्रश्न पूछें। कितनी सारी बातें एक साथ आ गई हैं। जब कभी भी आप कुछ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, एक दूसरे से ज्ञान लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो एक ऐसा माहौल में बात करिए, ऐसी जगह बात करिए जहां सवाल पूछना। अब बहुत सारे लोगों के बीच में अगर आप कोई संवेदनशील सवाल पूछेंगे तो सामने वाला भले ही आपको जवाब देना चाहता है, पर आसपास के माहौल की वजह से वो आपको जवाब देने से बचेगा। तो कोशिश करिए माहौल भी सहयोग करने वाला हो, तभी आप सही तरीके से प्रश्न पूछ पाएंगे और वो सही तरीके से जवाब दे पाएगा। और आप तो शायद प्रश्न पूछ भी लें, पर उसको जवाब सही वो आपको दे, इसके लिए माहौल ठीक होना चाहिए। परीक्षण करें और दोहराएं। किसी भी दिए गए संदर्भ में जो भी टॉपिक चल रहा है उसमें सबसे अच्छा क्या काम करता है, यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रश्न प्रारूपों और वाक्यांशों के साथ प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि आपके मन में एक सवाल आया, अब मैं ऐसे ही पूछता हूं, मैं तो ऐसे ही पूछूंगा। उस पर थोड़ा सा मंथन करिए, देखिए कि यह सवाल और बेहतर तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। ऐसे उसके 2-3 प्रारूप बनाइए और फिर जो आपको सबसे सटीक, सबसे बेहतर प्रारूप लगे उस प्रारूप के अनुसार ही अपना प्रश्न बनाइए। फ्रेमिंग करिए क्वेश्चन की। और सबसे खास और अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी उत्तरदाता है इनसे प्रतिक्रिया जरूर मांगिए। जब आपने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए, तो अपने सवाल के बारे में भी अगर आप प्रतिक्रिया, फीडबैक ले सकते हैं तो वो आपको फीडबैक जरूर लेना चाहिए। और समय के साथ अपने प्रश्नों की प्रभावशीलता को और इफेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए और दमदार सवाल बनाने के लिए, अगर आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं, बेहतर तरीके से चाहते हैं, तो वो जो आपको फीडबैक मिला है उस फीडबैक के आधार पर अपने
प्रश्नों को बदलिए, उसमें बदलाव करिए, उन्हें और प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें इम्प्रूवमेंट करिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस भाग 16 में ऐसी कई सारी चीज़ें पक्के से पता चली होंगी जिनसे आप अपना कम्युनिकेशन, अपना संचार और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।